हेलो व्यालानो, मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे यूपी बोर्ड की ट्यूशन क्लासेस चली हुई थी और ट्यूशन क्लासेस में हमारी 12th क्लास फिजिक्स चली हुई थी यूपी बोर्ड के लिए, जिसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। आपको नोट्स की अगर आवश्यकता होगी हिंदी और इंग्लिश में, तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ले सकते हो। तो क्लास नंबर 17 चलेगी और 17 में हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? 4 चल रहा था। और चैप्टर नंबर 4 में एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर आपका यूपी बोर्ड में तो महत्वपूर्ण है ही है, आपके और कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से एक एक क्वेश्चन तो जरूर बनने की संभावना रहती है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, किस किस प्रकार से ये चीजें हो रही है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर। और वन डे ग्राफ जनरेटर एक्चुअल में होता क्या है, सारी चीज मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं अगर पहले पॉइंट की बात करूं, वन डे ग्राफ जनरेटर एक वन डे ग्राफ नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कब डिस्कवर करा था? 1931 में डिस्कवर करा था। यानी कि इसकी जो वन डे ग्राफ जनरेटर की डिस्कवरी हुई है वो कब हुई है? किस साइंटिस्ट ने बताया है? वन डे ग्राफ ने। कौन सी डेट में? 1931 में। अब जनरेटर का काम आपको पता ही होगा क्या होता है। नॉर्मल जनरेटर का काम होता है हमारी जो घरों में बिजली देना, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी किस में बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि एक डायनामो के तरीके से ये बनता है, ठीक है। यानी कि जनरेटर है ये हमारा। क्लियर है ये वाली बात? अब अब ये वाला जो जनरेटर है ये क्या काम करता है? ये जो है, जो पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मतलब नॉर्मल से हमारे पास कोई चीज थी, मान लो इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था या कोई आयन था। विशेष बात मैं आपको बता दूं, वन डे ग्राफ जनरेटर से किन किन चीज को एक्सीलेट करा जाता है। एक्सीलेट का मतलब है उन्हें एनर्जी दी जाती है। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आप बिल्कुल एक सुनसान रोड पे जा रहे हो और इतने ज्यादा थक चुके हो कि आपके चलना भी बस की नहीं है, बिल्कुल मरे मरे से पैर आप रख रहे हो। अब क्या होगा? तुम्हारे पीछे कुत्ता भगला है। और जब कुत्ता भग लिया और वो बहुत खुकार है, पता है कि 100% काटेगा ही काटेगा, कि अगर कोई सा भी पार्ट आपका उसके मुंह में आ गया तो उस स्थान से वो डिसबैलेंस है, खत्म है। फिर नहीं जुड़ने का, किसी भी डॉक्टर से जुड़वा ले चाहे तो ठीक इसी प्रकार से हम बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयंस, बिल्कुल एनर्जी उनकी खत्म हो चुकी होती है, तो उन इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी देने का काम करता है। जैसा कुत्ते ने आपको एनर्जी देकर आप भगने का काम करा है, इसी प्रकार से वन डे ग्राफ जनरेटर भी क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस को एनर्जी देकर एक्सीलरेट करने का काम करता है। क्लियर होगी ये वाली बात? तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि वन डे ग्राफ जनरेटर किसने बताया था? तो वन डे ग्राफ जनरेटर 1931 में डिस्कवर करा गया था और इसकी सहायता से बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करा जाता है। कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करा जाता है? तो 10⁶ क्लियर हो गया? पहला वाला पॉइंट समझो। डिस्कवर किसने करा था? डिस्कवर कब हुआ था वन डे ग्राफ? डिस्कवर हुआ था 1931 में। और किसने? वन डे ग्राफ जनरेटर ने। वन डे ग्राफ जनरेटर ने यो डिस्कवर करा था, ठीक है जी। कितना पोटेंशियल हाई, कितना हाई पोटेंशियल यो प्रोड्यूस करता है? हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है 10⁶ का, 10⁶ का। अगर नॉर्मल वे में आप देखोगे, अगर 10⁻1 ले तो 10 वोल्ट हो जाएगा एक लेने पे। 10⁻2 ले तो 100। 10⁻3 ले 1000 वोल्ट। 10⁻4 ले 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट आप जानते होगे, 10,000 की लाइन है, सुना होगा ऐसा, है ना? 10,000 वोल्ट की 440 वोल्ट का झटका जो लगता है, खत्म है आदमी। अब देख लो ये कितना होगा। 10⁶ का मतलब है 10 के आगे 6 जीरो लगी हुई, मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगी हुई है। तो इतना ज्यादा एक्सीलेट करने का काम कर देता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए? अच्छा, वन डे ग्राफ मेनली कौन कौन से पार्टिकलों को एक्सीलेट कर सकता है? अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं मेरे पास ये पेन है, क्या वन डे ग्राफ इसे भी एनर्जी दे सकता है? नहीं दे सकता। वन डे ग्राफ जिसमें कोई भी चार्ज होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी बात
कोई भी आयंस मान लो Na1 पॉजिटिव है, कोई भी आयंस जिसके ऊपर प्लस हो या माइनस हो, उन्हें एक्सीलरेट करने का काम करता है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ध्यान से सभी बच्चे, क्या न्यूट्रॉन को वन डे ग्राफ जनरेटर एक्सीलरेट कर सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ यस या नो, जल्दी जल्दी से सभी। क्या न्यूट्रॉन को वन डे ग्राफ जनरेटर एक्सीलरेट कर सकता है? क्वेश्चन कैसे आता है इसका, निम्नलिखित में से किसको वन डे ग्राफ जनरेटर एक्सीलरेट करता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है आयंस। तो तीनों को तो करेगा लेकिन न्यूट्रॉन को नहीं करेगा, क्योंकि उस पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो वन डे ग्राफ जनरेटर से एक्सीलरेट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी भी चीज पे चार्ज होना बहुत जरूरी है। तो मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस को वन डे ग्राफ जनरेटर क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, त्वरित करेगा। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो करो, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, जो उनसा टॉपिक आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, सारे पॉइंटों को आपने लिख लिया और अपने मस्तिष्क से समझ लिया, एग्जाम में आपको कोई नहीं भुला सकता उसका, ये मेरी डेफिनेटली है। तो ये वाली बात समझ में आ गई, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था, एक बार मेरे साथ रिपीट करो सभी बच्चे। पहला पॉइंट था डिस्कवरी हुई थी इसकी 1931 में। दूसरा पॉइंट था 10 की पावर 6 वोल्ट तक ये एक्सीलरेट करने का काम कर सकता है। तीसरा पॉइंट किसको एक्सीलरेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस को। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए सभी को? उनकी एनर्जी को बढ़ा देता है। क्लियर होगी ये वाली बात? अब कैसे बढ़ाता है उसको हम एक डायग्राम के फॉर्मेट में, कि जी वन डे ग्राफ जनरेटर दिखता कैसा है और कैसे कैसे बढ़ाता है, इसका कोई प्रिंसिपल तो होगा। तो इसका प्रिंसिपल है, दो बेहतरीन से प्रिंसिपल है और डायग्राम को आप अच्छे तरीके से समझोगे। तो सबसे पहले डायग्राम देखो। वन डे ग्राफ जनरेटर देखने में कुछ इस तरीके का है। अगर मैं इसके एक बार एक एक पार्ट को ध्यान से आपको बताता रहूं, ये है हमारे पास ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जिस पर मैंने ये पीला निशान करा है, पीला शेड करी है, ये ऐसा है एक खोखला गोला, यानी कि स्पेरिकल, इस पे मतलब स्पेरिकल क्या है हमारे पास, होलो, स्पेरिकल होलो सरफेस है ये वाली, जो एस वाली है ये वाली, इतने हिस्से में। क्लियर है? पहली बात ये क्लियर होगी हमारी। दूसरी बात ध्यान से समझेंगे। दूसरी बात क्या है, ये वाला जो होलो स्फीयर है, खोखला गोला जो है, मैं एक साइड में लिख देता हूं यहां पे, ये एस क्या है, एस क्या है भैया, खोखला गोला। ये वाला जो है एस जो है खोखला गोला, खोखला गोला, यानी कि ये एक होलो स्फीयर है। कैसा है, ये एक होलो स्फीयर है। ये इसकी आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो, होलो स्फीयर है। ये किस पे स्टैंड करे हुए हैं, तो ये ए और बी पे, यहाँ ए और बी दो स्टैंड है हमारे पास। ये जो स्टैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और बी दो स्टैंड है, इन पे यो ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, स्तंभ पे ऐसा है ये, कोई दिक्कत किसी को भी। यानी कि ए और बी कैसे हैं हमारे, यहां मैं लिख देता हूं, ए और बी कैसे हैं, स्टैंड है, जिन पे कौन कौन रुका हुआ है, होलो स्फीयर रुका हुआ है। ये इसकी रचना भी है। क्लियर होगी? अब दूसरी बात ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, क्या बताने जा रहा हूं। इसमें इसमें मतलब एक घिरनी होती है, एक घिरनी ये रही P2, एक घिरनी ये रही P1, एक ये रही P1 और ये वाली कैसी है, ये कैसी है हमारी P2 है। इसमें ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये एक बेल्ट है, एंडलेस बेल्ट, एक एंडलेस बेल्ट है जो लगातार ऐसा घूमती रहती है, जैसे ये डायरेक्शन मैंने एरो की दिखा रखी है, ये ऊपर और ये नीचे ऐसा जाएगी और लगातार ये ऐसा ऐसा घूमती रहेगी। यानी कि P1 P2 क्या है हमारे पास, P1 और P2 क्या है हमारे पास, एक तरीके से घिरनी है। क्या है, घिरनी है। और ये क्या क्या है, मतलब एक बेल्ट लगी हुई है, सिल्क बेल्ट भी है इसके साथ, सिल्क बेल्ट, एंडलेस है हो, ठीक है, ये जो है। अब ध्यान से समझियो, ये वाली जो है, ये जो बेल्ट है, इसका जो P1 है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, मोटर मोटर के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक मोटर दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है एक मोटर,
इस तरीके से। तो मोटर का काम होता है इस बेल्ट को घुमाने का, इस बेल्ट को घुमाने का। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक ये मोटर लगा हुआ है, क्लियर, ये एक मोटर है। अब क्या होगा, ये जो इसका ये है, ये P1 है, यहाँ पे एक ये वाला जो ये वाला एक कोम्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक कोम्ब दिखाई दे रहा होगा आपको, एक कंगा टाइप का दिखाई दे रहा है क्या? सब ध्यान से देखो, एक का दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये दिखाई दे रहा कंगा, इसे मैंने कह दिया C1। इस कोम्ब C1 को हम 10⁴ वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डीसी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? डीसी से जोड़ देते हैं। यही सही क्या होता है, यही सही क्या होता है, आयंस निकल के चलते हैं। आयंस क्या होता है? निकल के चलते हैं। क्लियर होगी वाली बात? और यहाँ पे फिर एक इस स्पेरिकल होलो स्पेयर के साथ में एक कोम्ब लगा होता है, दूसरा कोम्ब C2। क्या लगा होता है? दूसरा कोम्ब C2। क्या आपको सारी बात समझ में आ गई? कौन कौन सी चीज क्या क्या थी? अब देखो, मोटर का काम होता है इस बेल्ट को घुमाने का, यानी कि P1 पहली पुली है और ये P2 क्या है? दूसरी पुली है, जिसे मैंने हिंदी में घिरनी बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये S क्या है? हमारा स्पेरिकल होलो स्पेयर है। और यहाँ पे ये C2 इसके अंदर ही लगा हुआ है दूसरा कोम्ब, और ये कोम्ब। अब इस कोम्ब का क्या काम होता है, इस बात को मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है जो किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके न्यूक्लियर सिरे से प्राथमिकता से होता है। अब मैं अगर बात कर लगूं, यहाँ पे ये कोम्ब क्या काम करते हैं? सबसे पहले इन कोम्ब से ही, इस वाले C1 कोम्ब से ही हमारे आयंस निकल कर चलते हैं। क्या बताया मैंने? यानी कि उसने कहा सबसे पहले जो हमारे आयंस निकल कर चलेंगे, क्या आवेशित चालक से आयंस निकल कर चलेंगे, वो यहां से निकलेंगे भैया, C1 कोम्ब से निकलेंगे। यदि ये निकल कर चले तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव के कारण क्या हुआ, ये प्रतिकर्षित होकर चले। प्रतिकर्षित के कारण ये दूर दूर हटते हुए चले। मान लो ये प्लस, मान लो इससे मान लो प्लस चार्ज निकला, सपोज डेट में मान के चलता हूं, मान लो C1 से आपका कौन सा चार्ज निकला, यहां से मैं इससे यहां से ऐसा मान के चलता हूं प्लस चार्ज निकला, ये प्लस चार्ज निकला। अब प्लस है, ये भी प्लस है। अब लगातार ये कोम्ब जो है C1, कोम्ब C1 और इस बेल्ट पे जो चार्ज होगा, मान लो कोई भी एक चार्ज होगा, ये आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षित होते हैं। और ये चार्ज लगातार 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 कहां पे इकट्ठे होने लग जाते हैं? खोखले खोखले स्पेयर, होलो स्पेयर पे इस पे इकट्ठे होने लग जाते हैं। यानी कि यहां से क्या होता है, C1 से जो है हमारा चार्ज निकल कर चलेगा और आपस में प्रतिकर्षित होने की वजह से यहां से ये इस बेल्ट की हेल्प से कहां पे चला जाएगा? होलो स्पेयर पे इकट्ठा हो जाएगा। लगातार ये प्रोसीजर बढ़ता रहेगा और इस पे जो है बहुत उच्च वोल्टेज, कितना उच्च, 10⁶ वोल्ट का क्या होता है, मतलब चार्ज हो जाता है ये स्पेयर, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सेलेरेट हो जाते हैं वे इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब जो तेजी से इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज जाएगी ना, तेजी से यहाँ पे, यहाँ से जाएगी, ऐसा आ जाएगी। पहली बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि जो हमारे आवेशित चालक से जो वैद्युत विसर्जन है, यानी कि जो करंट निकल कर चला है, वो सबसे पहले किससे चलता है? कोम्ब से निकल कर चलता है, C1 से या C2 से। तो यहाँ पे C1 से मानना गया, क्योंकि C1 से हमने डीसी का 10⁴ वोल्ट का क्या कर रखा, हाई पोटेंशियल दे दिया हमने यहां से, ठीक है। तो दूसरी बात है, खोखले चालक का आवेशित उसके भारी पृष्ठ पर होता है। मान लो S1 को आपको क्या बताया था मैंने? खोखला बताया था। जैसे यहां से चार्ज इकट्ठे होकर चलेंगे, ये इसकी भारी सरफेस पर आ जाओगे। किस पर आ जाओगे? भारी सरफेस पर आ जाओगे, और लगातार इतना ज्यादा हो जाओगे कि इनका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार जैसा आपने वहां पर रिपीट करे थे वे तीनों पॉइंट, यहां पे भी समझो। देखो ध्यान से, हमारे पास एक खोखला गोला होता है, यानी कि होलो स्फीयर होता है, जिसे हमने डायग्राम में एस बताया है, ठीक है जी। वो जो होलो स्फीयर होता है, जो इस तरीके का आकार का दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो है, ये किस पे रुका हुआ होता है? स्टैंड पे रुका हुआ होता है। ए बी स्टैंड पे रुका हुआ होता है, ऐसा स्टैंड पे रुका हुआ होता है, ठीक है। बीच में क्या होती है? पुली होती है, एक P1 और एक P2, निचले वाली P1, ऊपरले वाली P2। एक सिल्क की बेल्ट होती है इसमें, जो इन पुलियों को आपस में जोड़ कर रखती है। और ये जो बेल्ट चल रही है, ये किसकी हेल्प से चलती है? मोटर की हेल्प से चलती है, ठीक है। अब यहां से C1 को हम 10⁴ वोल्ट का डीसी का क्या करते हैं? पोटेंशियल देते हैं। तो यहां से जो भी हमारे
आयंस निकल कर चलेंगे, इनमें आपस में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण ये इकट्ठे होकर बेल्ट की हेल्प से किस पे इकट्ठे होते रहते हैं, स्पेरिकल सेल पे, होलो सेल पे इकट्ठे होते रहते हैं इस पे। तो आई होप, और लगातार क्या होगा, यहां से इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कहानी, क्लियर एकदम। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसका जैसे ही अगले वाले उसमें रचना देखोगे, रचना देखो एक बार जल्दी जल्दी से सभी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला एस, दो अचालक स्तंभों ए और बी पर सदा होता है। ये रहा, ये वाला जो है एस, ये किस किस पर लगा होता है, ए और बी पर लगा होता है। क्लियर है, देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को। यानी कि कुछ मैं एक साथ साथ इसका डायग्राम भी बना के दिखाता रहूंगा कि कौन सा, ये रहा ए बी, और ये एस, इस पे ऐसा है एस, और ये है ए बी। तो पहले वाली लाइन क्लियर हो गई होगी। इसमें एक रबर और सिल्की श्रेन बेल्ट होती है। तो ऐसा आपने एक बेल्ट देखा होगा जिसे हमने P2 कह दिया, इसे P1 कह दिया, जो एक पुली पे चलती रहती है, ये होती है जो दो घिन्नियों पर चलती है। ये वाला भी क्लियर हो गया। निचला कंगा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC से, यानी कि यहाँ पर जो एक कोम्ब था हमारा C1 कोम्ब था, वो किससे जुड़ रहा था, DC से जुड़ रहा था। DC कितना, 10⁴ वोल्ट का, ठीक है, इस तरीके से जुड़ रहा था। तथा ऊपरी कंगा अगर आप देखोगे तो ऊपरी कंगा हमारा इस तरीके से किसमें मिलेगा, ये S पे मिलेगा, और ये आंतरिक सतह से इस प्रकार से क्या जुड़ा होता है, C2 जुड़ा होता है। क्लियर होगी, ये क्या जुड़ा होता है, ऊपरले वाला C2 होता है, निचले वाला कंगा क्या होता है, C1। जैसे कि आप डायग्राम में अगर देखोगे तो ये रहा हमारा C2 किससे, S की आंतरिक परत से जुड़ रहा, और C1 क्या है, निचले वाले DC से जुड़ रहा। तो ये क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी आपको, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आराम से वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हो, इसे उतार भी सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई होप सभी को कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, और इसकी वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी से एक बार थंब कर दो भैया, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। क्लियर, एकदम बेहतरीन। दोबारा से अब उसको समझ लो, वर्किंग को मैंने आपसे बताया है, दोबारा से एक वर्किंग को देख लेते हैं। मान लो ये स्टैंड है, यहाँ पे क्या है, ये एस है, ये स्टैंड है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा कॉम्ब था C1, ये C1 था, ये किससे जुड़ा हुआ है, 10⁴ वोल्ट से जुड़ा हुआ था DC के, ठीक है जी। और इस तरीके से अब सबसे पहले यहाँ से हमारा क्या होगा, इससे इसे क्या करेंगे, पोटेंशियल दे देंगे, कॉम्ब से निकलेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास पुली P2 है और ये क्या है, P1 है, यहाँ से एक मोटर की हेल्प से ये है, यहाँ पे एक मोटर है। तो यहाँ मोटर क्या काम करेगा, यहाँ से कॉम्ब से जो चार्ज निकल के, कॉम्ब से चार्ज निकल के, ठीक है, रेपल्सन के कारण क्या होगा, बेल्ट की हेल्प से किस पे इकट्ठा होता रहेगा, S पे इकट्ठा होता रहेगा, होले स्पेयर पे इकट्ठा होता रहेगा, और लगातार लगातार ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है, जाएगा और इस पे इकट्ठा हो जाएगा, जाएगा इस पे इकट्ठा हो जाएगा, जब तक इकट्ठा होगा जब तक वो 10⁶ वोल्ट का ना हो जाए। जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो अब आपका वन डायग्राफ जनरेटर खत्म हो गया, इस चैप्टर की थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी। कल न्यूमेरिकल चलेंगे। वैसे मुझे आज न्यूमेरिकल कराने थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट करके सभी जल्दी से बताइयो इसको, वन डायग्राफ जनरेटर किन पार्टिकलों के लिए एक्सीलेट करने का काम करता है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, वन डायग्राफ जनरेटर से कितने वोल्ट तक का, कितने वोल्ट तक का, कितने वोल्ट की ऑर्डर तक का करंट एक्सीलेट करा जा सका उस चीज को, ये दूसरा क्वेश्चन बताना। तीसरे वाला आपको क्या क्वेश्चन बताना है कि आपको इसका प्रिंसिपल बताना है। पहला प्रिंसिपल तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कोम्ब से, यानी कि जो विद्युत विसर्जन होता है वो कोम्ब C1 से होता है। अब दूसरा आपको बताना है, दूसरा प्रिंसिपल में क्या है कि होलो स्फीयर जो होता है उस पे चार्ज कहां पे पाया जाता है, अंदर या बाहर। कमेंट करके इन आंसर को सभी बताइए। कल न्यूमेरिकल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, सभी को जय श्री राधे कृष्ण।